हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग जो अभी हमारी 9th क्लास के अंदर जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम लोगों ने बहुत डिटेल में, इसके अलावा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ आपसे कि हम लोगों ने जो 8th क्लास में पढ़ा हुआ था ऑलरेडी उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर मान लीजिए इम्प्रूवमेंट नहीं होगा या इसमें किसी तरह के कोई सार्थक या एक्टिव कदम नहीं उठाए जाएंगे तो मे भी पॉसिबल कि जो हमारी पॉपुलेशन है, भाई जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इंक्रीज नहीं हो रही है ना। तो इस वजह से इनके बारे में सोचना एक बहुत ज़रूरी हो गया था और आज उसी बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो रिवोल्यूशंस हुए हैं, कहने का मतलब जो MS स्वामीनाथन ने किए थे और MS स्वामीनाथन के बाद में जो है हमें एक छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी में क्रॉप प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी। और लेकिन मैंने आप लोगों को इसके अलावा क्वेश्चंस भी करवाए हैं तो उसमें आप लोगों को बताया भी था कि जब ये रिवोल्यूशन हुआ तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को लेकर के कहीं ना कहीं हानिकारक था। कहने का मतलब वो हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाने का काम कर रहा था क्योंकि पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इतने यूज़ हो रहे थे कि हमारी सोइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं तो डैमेज हो ही रही थी। हालांकि स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि प्रोडक्शन इतना हो रहा था कि हम लोग हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हम जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है वो बाहर नहीं जा रहा। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बाहर से अंदर इंडिया में आ रही हैं तो कुछ चीज़ें इंडिया से बाहर भी जा रही हैं, तो हम लोगों को इस तरीके से बहुत फ़ायदा देखने को मिला। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी यूजेस बढ़ने लगे तो देखा गया कि यार ये तो एक तरीके से मतलब हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर रहा है, हमारे पानी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं। अगर मान लो इस तरीके से अगर यूज़ होते रहे, हम इस तरीके से केमिकल वगैरह यूज़ करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कुछ उगा ही नहीं पाएंगे, हमारे पास में तो कुछ बचेगा ही नहीं। पेड़ जो है, हमारे खेत खलियान जो है, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसी आ जाएगी कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचा गया, विचारा गया, तो उसके बाद में पता लगा कि यार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ओनली तभी किया जाए जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स तभी यूज़ किया जाए क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं, जो पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह होते हैं वीडीसाइड्स के लिए हम वीड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा था और केमिकल की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा था। और हम जानते हैं हमारा जो नेचर है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, एक तो हमारी एयर और एक हमारा वाटर, अगर ये डैमेज है तो सिंपल सी बात हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना डैमेज हो रहा होगा। तो आज हम इसके अलावा ये देखेंगे कि MS स्वामीनाथन ने ऐसे कौन से कदम उठाए थे जिसकी वजह से हमें इतना प्रोडक्शन देखने को मिला। और एनिमल हस्बेंड्री, कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि हम ओनली प्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह के ऊपर ही डिपेंड है, हम कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म्स वगैरह के बारे में बात करें, डेयरी फार्म्स वगैरह के बारे में बात करें, एपीकल्चर कहने का मतलब जो मधुमक्खी पालन हो रहा है, फिशी कल्चर कहने का मतलब जो फिश वगैरह पाला जा रहा है, उसके बारे में भी आज अपन डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना होगा। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। टेंशन वाली बात नहीं है। इससे पहले जो क्लास हुई थी मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, उसमें जो है रिंकू बहुत ही
एक्टिव रहता है, मेरे को मालूम है, उसने हर क्वेश्चन का जवाब भी दिया। बेटा ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, एक है या दो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, यूँ मत सोचना है कि सर आप एक्टिव नहीं हो, आप यहाँ पे नहीं हो, टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी क्लास हो जाए, मैं भी पॉसिबल कि यार कई बार हमारी कोई दूसरी क्लास हो उसमें मैं बिजी रहा हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी क्लास को हमने देखा नहीं है, उस क्लास को ज़रूर 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 बायोलॉजी में ज़रूर देखा जाता है, टेंशन वाली बात नहीं। इवन हर क्लास को देखा जाता है, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास का स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा आप चाहें तो एनटीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब आप 10th क्लास के अंदर आओगे, जब आप 10th क्लास के अंदर आओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो सिंपल सी बात, क्रॉप प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा आप लोगों को, फटाफट से आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, कहने का मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जो DPPs हैं, जो इसके अलावा सैम्पल पेपर्स हैं, इसके अलावा नोट्स हैं, आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को अपना पाथ फॉलो करना है t.me/ttb009, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद में आप यहाँ से इजीली अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर जाएंगे। ठीक है, आई होप एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, और भी ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbook.in। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बेटा, तो आपको अपने रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 9th क्लास। अब 9th क्लास में आप जैसे ही देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी कोडेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस। इसके अलावा जो मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बारे में बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि यहाँ पे 0 सेशन घोषित नहीं किया जाएगा। तो 0 सेशन घोषित नहीं होगा तो सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं कि पेपर होना संभव है। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हम रखते हैं कि पेपर होंगे ही होंगे हमारे स्कूलों के अंदर। तो 0 सेशन नहीं है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हैं बेटा, तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, और प्राइस डिटेल वाले पेज पे आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज़ करना होगा, जो कि है VR Live। अब जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको यहाँ पे 3000 का डायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस कोड को अप्लाई कर देने से। अब जैसे आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपके पास में जो पेबल अमाउंट रहेगा, जिसमें आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है, इसके अलावा आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को जो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको क्विजेस बहुत कुछ मिल रहा है। तो मात्र और मात्र 7000 का जो अमाउंट रहेगा, इसमें आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है। आपको काम कर देना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है, और आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हो तो ये जो 7000 का अमाउंट है, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड,
चाहे तो डेबिट कार्ड, चाहे तो नेट बैंकिंग, इनके थ्रू क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप यहाँ पे आकर के अपना मोबाइल उठा लें। और मोबाइल उठाने के बाद में आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप डायरेक्टली नंबर डायल कर सकते हैं 9549041111, और आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत है, आप यहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। स्टूडेंट्स, जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, वो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो। हम हमारी स्टडी को लेकर के कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में डायरेक्टली हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो आज हम देखने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, और चैप्टर है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखेंगे उसमें ये रहेगा फूड फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से हमें फूड किस तरीके से मिल रहा होगा, ठीक है ना, इसके बारे में हमें समझना है। टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज जो है हम MS स्वामीनाथन वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है हमारा आज का, उसको हम क्लियर कर सकें। देखो, हमारे सिलेबस के अंदर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रीन रिवोल्यूशन और ब्लू रिवोल्यूशन और येलो रिवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, लेकिन हमने कुछ एडवांस भी लिए हुए हैं। कहने का मतलब सिल्वर रिवोल्यूशन क्या होता है और भी ग्रे रिवोल्यूशन क्या होता है, इनसे रिलेटेड भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमने आज जो एनिमल हस्बेंड्री को देखा है उससे हमें कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें जो फूड हमें हमारे एग्रीकल्चर पार्ट से मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जो है फूड के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर साइंस वगैरह के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिनकी डाइट में एक टाइम की अगर अपन बात करें तो फिश वगैरह की अपन बात करें, चिकन वगैरह की अपन बात करें। कहने का मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि एनिमल प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है एज अ फूड, ठीक है। तो फूड के लिए हम कहीं ना कहीं एनिमल्स वगैरह के ऊपर भी डिपेंड है। और आज के टाइम की अगर अपन बात करें तो आज के टाइम पे इसको एक बहुत ही सही और एक सिंपलर प्रोसीजर के साथ में यूज़ किया जा रहा है ताकि एक अच्छी क्वालिटी की ब्रीड और एक अच्छी क्वालिटी की जो फूड वैरायटी है हमें वो फ्यूचर में देखने को मिले। और अभी के टाइम पे अगर हम कहें तो एक हमें मिल रही है। एनिमल आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं बताई। अभी जस्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। द रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब ये है कि इनको एक एक सीक्वेंस के अंदर, कहने का मतलब ये नहीं कि भाई आप लोग देखिएगा जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं, जो डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं, या हम बात करें जो एपीकल्चर्स वगैरह से रिलेटेड हैं, जो फिशी कल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए टाइम टू टाइम जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा उनके जो खाने का ध्यान रखा जाता है ताकि एक अच्छी क्वालिटी की फूड वेराइटी, या हम एक तरीके से कहें कि एक अच्छी क्वालिटी का हमें ब्रीड हमें इन फ्यूचर देखने को मिले। Some animals like cow and buffalo are the reared for milk, curd और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में अपन बात करें, पोल्ट्री वगैरह के बारे में बात करें, जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जो हैंस वगैरह से रिलेटेड होते हैं। सम पीपल्स कंज्यूम फिश एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हनी बी की अगर अपन बात करें किसके लिए, किससे रिलेटेड होती है, हनी से रिलेटेड होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम जो है हनी किसी अदर सोर्स के साथ में या किसी अदर सोर्स से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई
तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जो हनी बीज हैं वो क्या कर रही हैं, प्योर हनी हमें प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और आज के टाइम पे इसको एक बहुत वैरायटी के अंदर, बहुत वाइड वैरायटी में इसको किया जाने लगा है, ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी का, देखो आप लोगों ने देखा होगा कई कई बार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, तो वहाँ पे जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। फिर जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कोई धुआं वगैरह या कोई लकड़ी वगैरह के सहारे उसको काट देते हैं, उस धीरे 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 उन मक्खियों को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे क्या होता है, बड़े बड़े फार्म वगैरह होते हैं और वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए फार्म वगैरह डिज़ाइन करते हैं ताकि वहाँ पे क्या किया जा सके, वहाँ पे हनी को कलेक्ट किया जा सके और प्योर फॉर्म के अंदर कलेक्ट किया जा सके। उसमें ज़्यादा बिगाड़ा भी नहीं होता, कहने का मतलब ऐसा नहीं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब उस ऊपर से नीचे गिराते थे तो नीचे के जब गिरता था तो वो बहुत ऊंचाई पे लगा करता था, जान माल की भी हानि हुआ करती थी, क्योंकि मान लीजिए कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, किसी की वजह से किसी का हाथ वहाँ से छूट जाए तो आदमी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा इस प्रोसीजर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा, दस एनिमल आर एन इंटीग्रल सोर्स ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। एज इट इज एक बार आप लिख लीजिए बेटा फटाफट से, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि हम अगर बात करें, देखिए एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें या खेती बाड़ी की अपन देसी बात करें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार एग्रीकल्चर का नाम लेते ही हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है। इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं कि एक सिंपल वर्क के साथ में या एक छोटे से काम के साथ में हम जो है एक अच्छा वेराइटी के अंदर प्रोडक्शन देख लें, ऐसा हमें नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपन बात करें इसी के साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, तो एनिमल हस्बेंड्री भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की ही ब्रांच होती है। यहाँ पे भी अगर मान लो थोड़ा सा भी खतरा हो जाए, अगर इतने बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, इतने बड़े बड़े जो अगर अपन कहें कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, इन एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि जो है हमने एनिमल्स वगैरह को पाल लिया और काऊ वगैरह है, पोल्ट्री फार्म की अगर अपन बात करें वहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह हैं, ऐसा नहीं। आप लोग देखिएगा अभी बीच की अगर अपन बात करें तो बीच के टाइम पे आप लोगों को पता चला होगा कि एक फ्लू था, बर्ड फ्लू, ठीक है ना। या मैं बात करूँ इसके अलावा स्वाइन फ्लू इस टाइप से, तो ये जो फ्लू है इसका विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक भी एनिमल किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी संपर्क में आ गया तो वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वो पोल्ट्री फार्म्स को, या हम एक तरीके से कहें जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं उनको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन उनको जिन्होंने कंज्यूम किया है, जहाँ से वो मार्केट में गया है, जिन्होंने उसको कंज्यूम किया है, जिन्होंने उसको एज अ फूड लिया है, उसको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जो है मेहनत सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में लगती है, सेम एज इट इज़ मेहनत जो होती है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। Modern animal husbandry relies on the production system adapted to the type of land
अवेलेबल एज इट इज। और आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे ये जो येलो कलर का साइन होता है ये एक तरीके से इनका इंश्योरेंस का साइन होता है, ठीक है ना। आप लोगों को आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो हमारी जो गलियों के अंदर गाय वगैरह घूमती है गाय माता, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे भी उनके इंश्योरेंस किए जाते हैं, ठीक है ना। हो गया। चले आगे। एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल्स आर reared, ब्रीड एंड रेज्ड फॉर मीट, फाइबर, एग्स, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्शन। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स वगैरह से मिल्क ही मिल रहा है या मिल्क प्रोडक्शन से मिल रहे हैं। आप देखिए मीट वगैरह की अपन बात करें, इसके अलावा हम बात करें एग वगैरह के बारे में, इसके अलावा हम बात करें फाइबर वगैरह के बारे में, तो ये सब चीज़ें हमें जो है भाई एक बार बताओ, जो शिप वगैरह हैं इनको क्यों पाला जा रहा होगा? अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों के दिनों में हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऊन वगैरह। कहने का मतलब हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, और ये गर्म कपड़े जो हैं ये किन से मिल के बनते हैं? ये जो शिप वगैरह होती है इन्हीं से मिल करके बनती है। एज इट इज़ एक बार आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री रेफर्स टू लाइव स्टॉक राइजिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक सिलेक्टेड ब्रीडिंग को या हम एक तरीके से कहें कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो हाईली क्वालिटी, मतलब हम एक तरीके से कहें जिसके मिल्क प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, आप लोग देखिएगा जो बफेलो वगैरह होते हैं, भैंस वगैरह होती हैं, गाय वगैरह में अपन बात बोलें तो जर्सी गाय वगैरह के बारे में अपन बात करें, मुर्रा भैंसों के बारे में अपन बात करें, तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत हाईली होता है। एक टाइम पे ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमें देख करके जाते हैं। और इनके रख रखाव की अगर अपन बात करें तो इनके खाने पीने, देखो खाने पीने का इतना ध्यान अगर अपन कहें तो जितना हमें सिंपल एनिमल में देखने को मिल रहा है उसको भी वही टाइम टू टाइम खाने की जरूरत है। लेकिन अगर अपन बात करें प्रोडक्शन के बारे में तो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। वहीं अगर हम जर्सी गाय के बारे में बात करें और एक नॉर्मल गाय के बारे में बात करें तो उसके प्रोडक्शन और उसके प्रोडक्शन में दिन रात का अंतर होता है। अगर हम बात करें मुर्रा भैंस के बारे में तो वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लीटर में हमें मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर अपन बात करें नॉर्मल भैंस के बारे में तो वो हमें कहीं ना कहीं कम। अब जब पहले से ही कम है तो हम कुछ ज़्यादा चीज़ें कैसे बना पाएंगे? कर्ड वगैरह कैसे बना पाएंगे? पनीर वगैरह हम किस तरीके से? इस वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, एक हाई क्वालिटी की ब्रीड की अपन बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स वगैरह को लिया जाता है और यहीं पर ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होगी और उनसे जो निकलने वाले जो नेक्स्ट स्पीसीज हैं वो भी हमें एक अच्छा ही प्रोडक्शन देंगे। ठीक है, एक बार आप फटाफट से एज इट इज देख लीजिए। एनिमल हस्बेंड्री रेफर्स टू लाइव स्टॉक राइजिंग एंड सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल इन विच द जेनेटिक क्वालिटीज एंड बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स फर्दर डेवलप ऑफ द फूड। कहने का मतलब अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, हम जब ज़्यादा वेराइटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बात करें अगर हम वो बना रहे हैं तो हमें एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा ही होगा। एज इट इज आप एक बार देख लीजिए। हो गया, लिख लीजिए बेटा।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, एनिमल्स आर ब्रीड कॉमर्शियली इन ऑर्डर टू मीट द हाई डिमांड फॉर फूड, जब उनकी डिमांड हो रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गोट आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दीज एनिमल्स आर नॉन एज मिल्क एनिमल्स एज दे प्रोवाइड विद मिल्क। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम डेयरी फार्म्स वगैरह के बारे में बात करें, हम पोल्ट्री फार्म्स वगैरह के बारे में बात करें, हम फिश वगैरह के बारे में बात करें, तो ये सभी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के कहीं ना कहीं पार्ट्स है। टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की अगर अपन बात करें तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट नंबर में हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं हम लोग जो है यहाँ पे मिल्क से रिलेटेड एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली देखो, एनिमल्स वगैरह की अपन बात करें तो जिनसे हमें मिल्क वगैरह मिल रहा है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस वगैरह हो। डेयरी फार्मिंग इज एग्रीकल्चर टेक्निक कंसर्न विद a long term production of milk, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, which is the process to obtain dairy products such as curd, cheese, yogurt and butter and cream etc. It involves the management of dairy animals such as cow, buffalo, sheep, goat etc. The animal are taken care of against the disease are the inspected regularly। मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि इनका इंस्पेक्शन जो है हमेशा टाइम टू टाइम होना जरूरी है। अगर मान लो गलती से किसी को भी कोई डिजीज हो जाएगी तो ये जो हमें नजर आ रही है, ये जो प्रोडक्शन हमें नजर आ रहा है, फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बीमार है ऑलरेडी, जो डिजीज लेकर के आया हुआ है, उससे जो प्रोडक्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिजीज वाला ही होगा। उस डिजीज फुल प्रोडक्ट को कोई भी यूज करेगा तो उसको भी क्या होगा, खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एज इट इज एक बार आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा फटाफट से। और आप लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे या तो मैनुअली भी किया जाता है जो मिल्क वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है, या उनको हम जो है मशीनरी के द्वारा भी क्या कहते हैं, यूज करते हैं। हो गया? The milk is preserved and converted into dairy products industrially which are then used commercially purpose। पहले तो क्या किया जाएगा, आप लोगों को पता है बहुत बड़े डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं। आप लोग देखिएगा राजस्थान की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं, जो एक जगह पे आकर के क्या किया कर दिया जाता है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और वहाँ से इकट्ठा होने के बाद में वो छोटी छोटी शॉप्स पे क्या होते हैं, सप्लाई हो जाता है, ताकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग सर्वाइव हो रहे हैं, वो इजीली अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत तरीके से पता होगा, सरस का बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत आराम से उसके प्रोडक्शन या हम एक तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़िया हो रही है। और उसकी वजह से हमें, आप लोगों को पता होगा, कर्ड वगैरह के बारे में बात करें या हम छाछ वगैरह के बारे में बात करें या लस्सी वगैरह के बारे में बात करें या दूध वगैरह के बारे में बात करें, हर क्वालिटी का दूध हमें प्रोवाइड हो जाता है सरस के अंदर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से। नेक्स्ट है हमारे पास है पोल्ट्री फार्म्स के बारे में अपन बात करते हैं। पोल्ट्री फार्म्स सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग के बारे में, और हम यहाँ बात करेंगे चिकन वगैरह के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चिकन को लेकर के, तो क्या
इतने एग या हम एक तरीके से कहें जो इतना चिकन यूज़ हो रहा है उसके बावजूद भी हमें एग इतनी आसानी से मिल रहा है, सोचने वाली बात है। तो इनको क्या किया जाता है, एक हाईली क्वालिटी के अंदर ब्रीड किया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि हमारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें। पोल्ट्री फार्म्स के बारे में बात करें, पोल्ट्री फार्म इज कंसर्न विद द राइजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स फॉर कॉमर्शियली पर्पस। भाई सिंपल सी बात है, हमें यूज़ करना है इसको, इंडस्ट्री वगैरह में तो सिर्फ और सिर्फ इनका इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफिल किया जा सके। बर्ड्स लाइक डक, चिकन, जीज, पिजन्स, इसके अलावा अपन बात करें टर्कीज वगैरह के बारे में, इनका यूज़ किया जा रहा है एज अ एग और मीट के रूप में। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर। देखिए, चाहे हम बात करें पोल्ट्री फार्म्स के बारे में, चाहे हम बात करें डेयरी फार्मिंग के बारे में, यहाँ पे इनका इंस्पेक्शन होना तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि अगर मान लो किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ अगर यहाँ पे फैलती है तो उसका एक जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं हमें ही होगा। एज इट इज़ आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो फटाफट से। चले आगे। पोल्ट्री फार्म के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी में ही हम लोग जो है आगे देखेंगे। आज के टाइम पे अगर देखा जाए जो हमारे रैबिट वगैरह हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब जो खरगोश वगैरह की अपन बात करें तो इसी का ही एक एनिमल हस्बेंड्री का ही टाइप है जिसका भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन रैबिट के अंदर प्रॉब्लम्स ये होती हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी डिजीज़ को पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक को अगर डिजीज़ होती है, और आप लोगों ने देखा होगा जो रैबिट वगैरह के रहने की जो हैबिट होती है वो क्या होती है, एक झुंड में रहते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो झुंड में रहने की वजह से मान लो अगर किसी को भी बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई जितना हमने इसमें पैसा खर्च किया है उस हिसाब से हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं रैबिट के ऊपर भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करें फिश फार्मिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है ना, और उस रिवर के अंदर ही छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि इन्हीं को क्या किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है ताकि जिनकी, और पता है आप लोगों को जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कहने का मतलब हम एक तरीके से कहें जो हार्ट से जुड़े हुए हैं, जो हार्ट से जुड़े हुए डॉक्टर्स वगैरह के बारे में बात करता हूँ मैं आप लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, क्योंकि जो फिश में जो ऑयल होता है उसका ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 सेम काम करता है जैसे कि हमारे जो अलसी वगैरह होती है, ठीक है ना, अलसी वगैरह भी अपन ले सकते हैं। और ओमेगा 3 के जितने भी कैप्सूल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर फिश ऑयल आता है जो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब हमारे हार्ट की वर्किंग, हमारे हार्ट में आप लोग कभी देख रहा कि हमारे जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है तो हमें एक ऐसा लगता है कई बार यार कि मेरे कोई सुई जैसा चुभ रहा है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ओमेगा 3 के कैप्सूल्स वगैरह दे दिया करते हैं ताकि क्या हो सके, हमारे स्किन वगैरह का जो कलर है, ठीक है ना, वो क्या हो सके, थोड़ा सा ब्राइट हो सके। इसके अलावा हम एक तरीके से कहें कि जो हार्ट है उसकी वर्किंग अच्छे स्मूथ हो सके। अदरवाइज क्या होगा, जो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह होते हैं, और ऑयली फूड की वजह से होने की वजह से जितना ऑयली फूड होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा करेगा, ठीक है ना। फिश फार्मिंग इज द पर्पज ऑफ राइजिंग द फिश इन क्लोज्ड एंड पॉन्ड्स, कमर्शियल पर्पस। देखिए अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इंडस्ट्रियल पर्पस हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी चीज़ पढ़ी है वो ये देखा है कॉमर्शियल पर्पज से ही हो रहा है, कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स की जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। देयर इज इंक्रीज डिमांड द फिश एंड फिश प्रोटीन फिश स्पीसीज सच एज, जैसा कि आप लोगों को बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे दी हुई हैं, सलमन की अपन बात करें, कैटफिश के बारे में अपन बात करें, कोड के बारे में बात करें, या अपन बात करें ये टिलापिया के बारे में बात करें, तो ये बहुत सारी जो हैं स्पीसीज की क्या है टाइप्स वगैरह हैं। इस टाइप की जो स्पीसीज जो फिश वगैरह होती हैं इनको पाला जाता है और इनको फिर मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। फिश फार्मिंग की अगर अपन बात करें कौन कौन से होते हैं, एक तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक्सटेंसिव, और दूसरा है हमारे पास में इंटेंसिव एक्वाकल्चर। अगर यहाँ पे हम बात करें ये किस पे बेस्ड होता है, लोकल फोटोसिंथेटिक प्रोसीजर के ऊपर। और अगर अपन यहाँ बात करें एक्सटर्नल फूड सप्लाई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या होगा, फूड प्रोवाइड करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे फूड प्रोवाइड करना हो रखा है, लेकिन अगर अपन बात करें एक्सटेंसिव के बारे में तो ये क्या करती है, अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करती हैं। देखा होगा आप लोगों ने समुद्र के अंदर जो है वहाँ पे कोई पानी खाना देने थोड़ी ना जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे हमने ब्लॉकेज बनाए हुए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हुए हैं। अब इन ब्लॉक के अंदर क्या होता है, खाना तो हमें ही देना होगा ना, हमें प्रोवाइड करना होगा, सिंपल सी बात। एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। चले आगे, लिख लीजिए बेटा फटाफट से फिश फार्मिंग के बारे में, ठीक है। ये हमारे एनिमल देखो एनिमल हस्बेंड्री में जो हमने अभी तक देखा है, पहले हम लोगों ने देखा था डेयरी फार्मिंग के बारे में, दूसरे पे हमने देखा पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, और थर्ड नंबर पे हमने देखा है फिश फार्मिंग के बारे में, ठीक है ना। फिश फार्मिंग भी यहाँ पे हमारे पास में दो कैटेगरी के अंदर है, एक है एक्सटेंसिव, भाई जो बाहर है, जो पूरे के पूरे पानी जितना जहाँ पे भी फैला हुआ है वहाँ पे वो अपने हिसाब से पानी वगैरह जो है खाना वगैरह ले लेती हैं। इंटेंसिव के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उनको एक सीमित दायरे के अंदर रोक दिया है और उनको हम फूड वगैरह प्रोवाइड करें। जब उनकी ग्रोथ होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी होगी और मार्केट के अंदर उनको सेल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चले आगे। चलिए नेक्स्ट बी फार्मिंग की अपन बात करें। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, जो पानी की टंकी ये तो फिक्स है, ठीक है ना। जितनी भी पानी की टंकियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे आपको 4-4 5-5 मधुमक्खी के छत्ते मिल जाते हैं। और आप लोगों ने बचपन में सुना भी होगा यार, उंगली मत करना उस तरफ, ठीक है ना। वहाँ पे अगर उंगली करते हैं उस तरीके से तो क्या होती है, वो मधुमक्खियाँ जो होती हैं हमारे पीछे पड़ जाती है। ऐसा मेरे भी हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे हमें भी इस तरीके से बताया जाता था, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो होता क्या है मैं आपको एक बार बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत दूर है एक्चुअली। पहले इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम किस तरीके से इनको यूज़ करें, ये हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक रीजंस नहीं थे, स्पेसिफिक हमारे पास में कोई
प्रोसीजर नहीं था कि हमको किस तरीके से पाल सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमें पता लगने लगा कि यार हनी जो है एक तरीके से प्राचीन टाइम में इसका एज अ औषधि में यूज़ किया जाता था, और आज के टाइम पे आप लोग देखिएगा कि मैक्सिमम जो केसेस हैं तो हम लोग जो है हनी को हमारे रूटीन लाइफ की अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं उसको हमने एज अ फूड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि हनी के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारी कोशिश की गई, तब जाकर के हमें एक सूटेबल फॉर्मेट पता चला, और इस तरीके से क्या किया जा रहा है, बी फार्मिंग की जा रही है। बी फार्मिंग और एपी कल्चर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बी फार्मिंग को जो कहा जाता है किस कल्चर के अंदर इन्वॉल्व करेंगे अपन, एपी कल्चर के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग बी कॉलोनीज बाय द ह्यूमंस इन मैन मेड। अब ये जो कॉलोनीज वगैरह होती हैं यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन मेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हनी बीज वगैरह होंगी ये आएंगी और अपना जो भी बी है, जो भी हनी है उसको यहाँ पे ला करके छोड़ देंगी, और उसको बाद में ह्यूमंस वगैरह जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। हनी बीज आर द रेयर on the large scale. The bees are domesticated for honey, wax and the pollinate flowers. Next हम बात करें, they are also used other beekeepers for the same purpose. देखा होगा आप लोगों ने, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, टपानी की टंकियाँ होती हैं, तो उनके द्वारा भी इनको कलेक्ट किया जाता है। एज इट इज़ आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो देखा था कि हमारे पास में जो 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, पोल्ट्री फार्म, बी फार्मिंग, फिश के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और डेयरी फार्मिंग, 4 हमारे हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको रखा जाता है विच इज नॉन एज एपियरी या बी यार्ड, ठीक है। एज इट इज आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करें रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो ऐसा तो है ही नहीं कि जो एनिमल्स वगैरह के ऊपर हम जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा होगा, या हमें किसी तरह की कोई इनकम नहीं हो रही होगी। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई इनकम तो हमें उनसे भी हो ही रही है। तो अगर अपन बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, तो ये जब मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं तो उससे कोई ना कोई रेवेन्यू हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें मीट वगैरह, जो एनिमल्स वगैरह को किस पर्पस के लिए पाला जा रहा है। मीट वगैरह हमारी जो है, हम एक तरीके से जिनकी फूड हैबिट में नॉनवेज इन्वॉल्व है तो वो कहीं ना कहीं मीट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, चिकन वगैरह के ऊपर भी डिपेंड है। तो वो ऐसा तो है ही नहीं कि जो मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रहा है, मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी जनरेट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें लैंड मैनेजमेंट। देखिए इनका जो एक्सक्रीट होता है वो भी कहीं ना कहीं सेल होता है, और ये लैंड्स की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। अब हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो एनिमल्स का एक्सक्रीट है उनके तो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर को लेकर के तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो बहुत यूज़फुल होता है, तो क्योंकि वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो वहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, एक इकोनॉमिकल जो है हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट फाइबर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और मैंने जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया, एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है बी फार्मिंग्स के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। इसके अलावा लेबर किस तरीके से MS स्वामीनाथन जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या अहम रोल दिया, ब्लू रिवोल्यूशन, कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में, इन क्वेश्चंस को भी हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। टेंशन मत लो, आप यूँ मत सोचना रिंकू कि यार है ना है सर मैं अकेला देख रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं बेटा, मैं खुद जो है एक कमेंट को पढ़ता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।